हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं कि प्लेटलेट्स जो घट जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। ठीक है ना, तो उसी के बारे में आज डिटेल जानने वाले हैं कि और साथ में ये भी जानने वाले हैं कि प्लेटलेट्स घट जाने से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर क्या होता है। तो उससे पहले प्लेटलेट्स के घटना बढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि प्लेटलेट्स आखिर होता क्या है। देखिए, प्लेटलेट्स ब्लड का एक कंपोजिशन है जिसमें कि प्लेटलेट्स ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों जो है ये ब्लड का कंपोजिशन है। ठीक है ना, तो इस कंपोजिशन का अलग अलग काम है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं इसमें प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स क्या होता है। देखिए, इसका एक ना नॉर्मल रेंज होता है या फिर नॉर्मल लेवल बोल सकते हैं। हमारे एक हेल्थी जो बॉडी होती है या फिर हेल्थी पर्सन जो होता है, ठीक है ना, तो उसमें जो प्लेटलेट्स की अगर लेवल की बात किया या फिर काउंट की बात किया है ना, तो वो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक ये नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है ना, तो नॉर्मल रेंज इसका इतना होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख। ठीक, लेकिन यही लेवल जब घट जाता है तो घटने के कंडीशन में क्या होता है कि प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है और मेडिकल टर्म में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलता है। ठीक, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों बोला जाता है, अब थोड़ा सा इस टर्म को जान लेते हैं। देखिए, इसमें थ्रोम्बो का मतलब होता है कि ब्लड का क्लोट होना, ठीक है ना, यानी कि खून का थक्का जमना। और दूसरा साइटोपिनिया जो है, साइटोपिनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ ब्लड सेल्स, यानी ब्लड सेल्स में का जो तीनों कंपोजिशन है, जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों में से कोई एक तीनों में से कोई भी मतलब ब्लड का जो सेल्स है तो वो डाउन हो जाना, जिसको बोलते हैं साइटोपिनिया। ठीक है, तो थ्रोम्बो मतलब ब्लड का क्लोट होना, यानी कि तो इसका मतलब देखिए, लो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोपिनिया बोला जाता है। ठीक है ना, तो थ्रोम्बोपिनिया का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया ना कि ब्लड का क्लोट कराना ब्लड सेल के जरिए से। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो है ब्लड को थक्का करता है, क्लोट करता है। यानी ब्लड को थक्का कैसे करता है, जैसे कि कहीं अगर मान लीजिए वेंस रैप्चर कर जाता है, ठीक, और जैसे रैप्चर कर जाता है तो उस रैप्चर को ठीक करने के लिए वहाँ पे क्या करेगा, ये प्लेटलेट्स जो है वहाँ जाके ब्लड को थक्का बनाएगा, यानी जमाएगा। जमाने के बाद वो रैप्चर ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे काम समझ में आ गया कि प्लेटलेट्स का काम क्या है। ये ब्लड को थक्का करता है, यानी ब्लड को जमाता है। ठीक है ना, तो अब ना फ्रेंड्स जान लेते हैं कि आखिर ये कम क्यों होता है, जैसे प्लेटलेट्स ब्लड में जो है वो कम क्यों होता है या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन क्यों आती है। ठीक है, तो देखिए, अभी वायरल डिजीज चल रहा है। ठीक है ना, और वायरल डिजीज के कारण मतलब सबसे ज़्यादा बॉडी का जो ब्लड का जो प्लेटलेट्स है वो घटता है। ठीक है ना, तो ये वायरल डिजीज में ज़्यादातर देखा जाता है। और साथ में अदर भी कोई इन्फेक्शन के कारण, जैसे मैं कौन कौन से कारण में ये हो सकता है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले काउज की अगर बात करें तो आपको डेंगू फीवर जो अभी चल रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, तो डेंगू फीवर की कंडीशन में प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से डाउन होता है। उसके साथ साथ एप्लास्टिक एनीमिया में की कंडीशन में भी, उसके बाद विटामिन B12 डिफिशियंसी के कंडीशन में ही भी प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, या फिर आयरन डिफिशियंसी, वायरल इन्फेक्शन। ठीक, वायरल इन्फेक्शन में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या फिर कोई भी कंडीशन, ठीक है ना, तो वैसा कंडीशन में मतलब प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा बताने वाले हैं हम डेंगू फीवर के बारे में, तो आगे बताऊंगा मैं। उससे पहले बता देता हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कराया जाता है। ठीक है ना, कि अगर प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है तो उसमें क्या क्या दिया जाता है। तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन यूज़ करता है ना, तो उसमें सबसे पहले होम रेमेडीज देख लेते हैं, यानी घरेलू उपचार जिसको कहते हैं। ठीक है, उसमें आपको आंवला यूज़ कराया जाता है, उसके साथ साथ गॉट मिल्क यानी बकरी का दूध, उसमें भी प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उसके साथ साथ कोकोनट वाटर हुआ, और पपाया का जो जूस बना करके उसको पिलाया जाता है, पपीते का पत्ते का। ठीक है ना, तो उसमें भी प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। ठीक है ना, उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन की अगर बात किया जाए तो वो आपको डेक्सामेथासोन या फिर बीटामेथासोन यूज़ कराया जाता है। देखिए, और नेक्स्ट मेडिसिन जो कि है वो कैरिपिल। कैरिपिल जो है इसमें भी वही पपीते के पत्ते से मतलब एक्सट्रैक्ट करके इस टेबलेट को बनाया जाता है। तो ये सारी मेडिसिन है जो कि प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। ठीक है ना, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग डेंगू फीवर के बारे में। देखिए, मैंने शुरू में बताया कि डेंगू फीवर के बारे में था। डेंगू फीवर क्यों होता है और किस किस कंडीशन में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वो सारा चीज़ आपको डिटेल में बता रहा हूँ मैं इसमें, तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। ठीक है ना, क्या है, एक वायरल डिजीज है जो कि वायरस के, डेंगू वायरस के कारण ये होती है। ठीक, देखिए, ये जो वायरस है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलता है। ठीक, यानी कि कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे दूसरे पर्सन को जाता है। वो कैसे जाता है, उसके लिए एक वेक्टर का काम करता है जो कि एडिस मॉस्किटो होता है। ठीक, मॉस्किटो जो कि मच्छर जिसको बोलते हैं आम भाषा में। ठीक, तो उसमें एडिस मॉस्किटो जो होती है वो एक वेक्टर का काम करता है, यानी वाहक का काम करता है। एक हेल्थी पर्सन से लेके एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे क्या होता है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक,
जिसको कि डेंगू वायरस हो चुका है, तो उसको काटा। उसको काटने के बाद क्या होता है कि उससे जो ब्लड आया तो साथ साथ वो वायरस भी आया उसके पास, ठीक, उस मॉस्किटो में। और वो मॉस्किटो फिर जाके क्या करता है कि एक हेल्थी पर्सन को डसता है, ठीक। जैसे ही डसता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो वायरस उनके बॉडी में छोड़ देता है। जैसे बॉडी में छोड़ देता है तो वो भी डेंगू फीवर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि डेंगू वायरस उसके अंदर इंजेक्ट हो जाता है, जिसके कारण डेंगू फीवर उन्हें भी हो जाता है। तो यहाँ समझ में आ गया कि डेंगू जो होता है वो वेक्टर का काम करता है जो एडिस मॉस्किटो करता है, ठीक। यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया, ठीक। यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलाता है, ठीक। अब देख लेते हैं इसका कुछ सिम्टम कि कौन कौन से सिम्टम होता है डेंगू फीवर में, या फिर कैसे, जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट आया तो उसको कैसे मतलब अनुमान लगाएंगे कि इस पेशेंट को डेंगू हो सकता है। तो उसके लिए जो सिम्टम आती है वो होता है आई पेन, यानी आई के बैक वाली साइड, जो पीछे की साइड में होता है, वहाँ पे दर्द होता है बहुत ज़्यादा। उसके साथ साथ उसका मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, और बोन में यानी कि हड्डियों में, साथ में हड्डियों की जॉइंट जो होती है, ठीक, उस सब में दर्द होने लगता है, और फीवर बहुत ज़्यादा रहता है। उसके साथ साथ हेडेक वगैरह होता है उसको, नोज़िया वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम आती है। उसके साथ साथ बॉडी में ना रेसेस पड़ जाता है, इसमें लाल लाल स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक। तो ये कुछ सिम्टम हैं। ऐसे अगर सिम्टम जैसे ही नज़र आए तो उसके लिए कुछ डायग्नोसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे क्या होता है, जैसे सिम्टम देख करके तो किसी को भी क्लियर नहीं किया जा सकता है कि इसे डेंगू हुआ ही है, लेकिन उसके लिए जैसे ऐसा सिम्टम दिखता है तो हमें डायग्नोस करने के लिए दिया जाता है वो कौन कौन चीज़ हो सकता है। जैसे इसमें ना सबसे पहले टेस्ट जो दिया जाता है वो NS1 और IgM टेस्ट दिया जाता है, ठीक, जो कि सबसे पहला टेस्ट। उसके साथ साथ और भी टेस्ट कराया जाता है। देखिए NS1 टेस्ट में क्या होता है कि रैपिड डेंगू एंटीजन टेस्ट होता है। उसके बाद IG और IgM ये एंटीबॉडी टेस्ट होता है, एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक। उसके साथ साथ CBC कराया जाता है, जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट भी टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक। इसमें TLC कराया जाता है। TLC में क्या होता है कि टोटल ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का मतलब होता है WBC को ही ल्यूकोसाइट बोला जाता है, तो उसका काउंट को देखा जाता है। तो उसमें आपको मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल का लेवल जो है वो घट जाता है इसमें, ठीक। तो इस टेस्ट को कराया जाता है। देखिए इसमें जैसे CBC में TLC का काउंट अगर घट जाता है तो यहाँ पे भी पता चल जाता है कि मतलब डेंगू हुआ है। उसके साथ साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी किया जाता है, तो उसके साथ साथ LFT टेस्ट भी कराया जाता है। देखिए LFT में क्या होता है, ये लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, जिसमें कि SGPT और SGOT का लेवल जो है बढ़ जाता है। देखिए ये जो टेस्ट कराया जाता है तो CBC में क्या होता है कि टोटल ल्यूकोसाइट जो होता है, ल्यूकोसाइट का जो काउंट होता है वो घट जाता है। उसके साथ साथ थ्रोम्बोपिनिया हो जाता है, यानी प्लेटलेट्स कम हो जाता है। और LFT जो कराया जाता है उसमें SGPT SGOT का लेवल बढ़ जाता है, ठीक। तो ये जैसे ही टेस्ट हो जाता है यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि हाँ डेंगू पर्सन को डेंगू हुआ है, ठीक। अब ये तो हो गया डायग्नोज, ठीक। तो डायग्नोज के बाद इसको ट्रीटमेंट कराया जाएगा या फिर इसका जो मेडिसिन दिया जाता है तो वो कौन कौन सी मेडिसिन, उससे पहले ना हम लोग कुछ वार्निंग देख लेते हैं। देखिए ऐसा सिम्टम पाया और ऐसा डायग्नोज करने के बाद पता चला, उसके बाद जैसे अगर वार्निंग साइन डेंगू की अगर बात किया जाए ना तो इसमें कुछ कुछ वार्निंग साइन है। जैसे अगर ऐसा कोई भी साइन नज़र आए तो फिर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर मान लेते हैं फीवर के 2-3 दिन बाद, ठीक, फीवर जैसे ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के 2-3 दिन बाद अगर वोमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है, ठीक, ऐसा आता है। उसके साथ साथ 2 से 3 बार अगर उल्टी आता है दिन भर में, ठीक, वैसा अगर प्रॉब्लम आता है। उसके साथ उसका गम जो है, मसूड़े जो होते हैं उसमें ब्लीडिंग आती है, और प्लेटलेट्स रैपिडली घट जाते हैं, यानी बहुत तेज़ी से अगर घट जाता है। और उसके साथ साथ अगर ये सारी प्रॉब्लम अगर होती है, ऐसा वार्निंग अगर दिखता है हमें, तो उस पेशेंट को ना तुरंत हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह सब कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। और उसके साथ साथ जैसे ही अगर क्या प्लेटलेट्स वगैरह डाउन है तो वो फिर क्रिटिकल कंडीशन में चले जाता है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है, जैसे ऐसा अगर वार्निंग या फिर साइन दिखता है, तो उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो अब देख लेते हैं मेडिसिन। देखिए इसमें कौन सी मेडिसिन यूज़ कराया जाता है और कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ नहीं कराया जाता है। इसमें ना बहुत सारी मेडिसिन है जो कि यूज़ नहीं कराया जाता है, और तो मैं वो डिटेल में बताऊंगा। देखिए इसमें सबसे पहले आप देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ नहीं कराई जाती है। तो इसमें आपको एनसेड ग्रुप का जो भी मेडिसिन आती है, एनसेड का मतलब होता है कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इसके अंदर जितने भी मेडिसिन आती है उसको यूज़ नहीं कराया जाता है। इसका एग्जांपल की अगर बात करें तो नॉन स्टेरॉइड क्या है, पेन किलर है, ठीक। पेन किलर में आपको जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं डाइक्लोफेनेक, एसिलोफेनेक, आइबुप्रोफेन, ये जितने भी एनसेड क्लास की मेडिसिन है इसको इसका डेंगू में यूज़ नहीं कराया जाता है। क्यों नहीं कराया जाता है?
क्योंकि ये ना प्लेटलेट्स के फंक्शन में को इंटरफेयर करता है, ठीक। और जैसे उसको इंटरफेयर करता है तो प्लेटलेट्स का जो प्लेटलेट्स जो है ना उसको डिसफंक्शन कर देता है, यानी उसको काम करने नहीं देता है, ठीक। तो इसलिए एनसेड ग्रुप का जो भी या फिर एनसेड क्लास की जो भी मेडिसिन आती है इसमें यूज़ नहीं करा जाता है, और साथ में एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। एंटीबायोटिक क्यों नहीं दी जाती? देखिए, सबसे पहले तो मैंने शुरू ही में बताया कि ये वायरस के कारण होता है, तो वायरस एक अलग चीज़ हो गया और बैक्टीरिया जो है वो अलग चीज़ हो गया। तो एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करे, ना कि वायरस के अगेंस्ट में, ठीक। तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक काम करता है, लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शन किसका है? वायरस का। तो वायरस के इन्फेक्शन में तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, ठीक। इस वजह से एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये भी प्लेटलेट्स के को डिसफंक्शन कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखा जाता है कि ये दोनों चीज़ इसमें यूज़ नहीं कराया जाता है। अब देखिए मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। सबसे पहले तो उसको सिम्टमेटिक मेडिसिन, जैसे कि सिम्टम, जैसे नौजिया वोमिटिंग है तो उसके लिए एंटीमेटिक दिया जा सकता है, फीवर है तो उसके लिए एंटीपायरेटिक्स दिया जा सकता है, जैसे पैरासीटामोल वगैरह। तो इसमें कुछ मेडिसिन जैसे है कि कौन कौन सी दिया जाता है, जैसे इसमें पैरासीटामोल दिया जाता है क्योंकि उसमें फीवर बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट में फीवर बहुत ज़्यादा है, तो उस फीवर को रिड्यूस करने के लिए और एज ए एनाल्जेसिक की तरह काम करने के लिए, यानी बॉडी में जो पेन होती है तो उस पेन को कम करने के लिए पैरासीटामोल दिया जाता है, ठीक। क्योंकि पैरासीटामोल का लो डोज जो है ना वो बॉडी का पेन को भी कम करता है, ठीक। और उसके साथ नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है हेपामर्ज, जिसका यूज़ की अगर बात करें या फिर जिसका काम की बात करें तो वो SGPT SGOT लेवल जो बढ़ जाता है तो उसको कम करने में इसका यूज़ करते हैं। जिसके अंदर की इंग्रेडिएंट या फिर मेडिसिन की बात किया जाए तो वो होता है L-ऑर्निथिन और दूसरा L-ऑर्निथिन और L-एस्पार्टेट होता है, ठीक। ये टेबलेट होती है, ठीक। इसका यूज़ करते हैं जिससे कि SGPT और SGOT का लेवल घट जाता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो कैरिपिल सिरप और कैरिपिल टेबलेट का यूज़ कराया जाता है। देखिए सिरप और टेबलेट क्यों मैंने बताया, क्योंकि इसको ना मतलब 18 साल से कम उम्र के जो होते हैं तो उसको सिरप दिया जाता है, और वहीं पे अगर 18 साल से ऊपर के जो उम्र के होते हैं तो उसको टेबलेट फॉर्म में दिया जाता है। इसके अंदर की अगर मेडिसिन की बात किया जाए तो देखिए इस मेडिसिन को ना पपाया के लीफ से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, यानी पपीता के पत्तों से निकाला जाता है इस मेडिसिन को, ठीक। उसी से इसको निचोड़ करके निकाला जाता है। तो अक्सर गांव में सुने होंगे कि मतलब कभी भी फीवर वगैरह आ जाता है ना तो पपीता का पत्ता का जूस बना के पिलाओ, या फिर कुछ जैसे भी हो, सबका अलग अलग तरीका होता है, वैसे पिलाने से फीवर एक्चुअल में वो फीवर कम नहीं होते, बल्कि प्लेटलेट्स जो कम हो जाता है ना तो उस प्लेटलेट्स को ये बढ़ाता है, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि कैरिपिल सिरप या फिर टेबलेट जो होता है तो वो क्या करता है? प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, ठीक। उसके साथ साथ ना IV फ्लूइड भी लगाया जाता है। देखिए IV फ्लूइड क्यों लगाया जाता है? जब पेशेंट का प्लेटलेट्स की डाउन हो जाती है, उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, क्योंकि देखिए वोमिटिंग वगैरह जो होता है ना तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट और ऑस्मेटिक बैलेंस जो होता है ना वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक, इम्बैलेंस हो जाता है। तो जैसे इसको वो जो इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए IV फ्लूइड लगाया जाता है, जिसमें कि RL हो सकता है, DNS, NS, D5, तो ये सारे यूज़ कराया जाता है। इसका अलग अलग काम है। देखिए सभी पेशेंट को एक तरफ से नहीं लगाया जाता है। देखिए जैसे कि अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, ठीक, तो उसको DNS या फिर D5 नहीं यूज़ कराया, क्योंकि उसमें डेक्सट्रोज रहता है। डेक्सट्रोज मतलब ग्लूकोज, तो ग्लूकोज फिर उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा पेशेंट का, ठीक। तो उसको NS या फिर RL लगाया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई BP का पेशेंट है तो उसको DNS NS यूज़ नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि NS और DNS में क्या होता है, NaCl रहता है, और NaCl क्या करता है, प्रेशर को बढ़ा देता है, ठीक। तो इस तरह से डॉक्टर अपने मतलब अकॉर्डिंग पेशेंट के कि जैसा कंडीशन है उस हिसाब से इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर ऐसे मेडिसिन को दी जाती है।